Good morning, students. Today's topic is antineoplastic agents. It also called as anti-cancer agents. So first we discuss about the cancer. What is cancer? Cancer is a disease characterized by uncontrollable, irreversible, independent, autonomous, uncoordinated and relatively unlimited and abnormal overgrowth of tissues. तो जो कैंसर है वो क्या होता है कि नॉर्मली हम जब हमारी बॉडी में जो है हमारी बॉडी जो है वो सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गन से मिलके बनी है। तो फर्स्टली जो सेल होते हैं वो कैसे टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं, नंबर ऑफ़ जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ क्या हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और नंबर ऑफ़ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स हैं नॉर्मली वन सेल होती है, वो डिवाइड होती है टू में और उसके बाद में 2 से 4 में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, सेल डिवीज़न होता है नॉर्मली जब हम नॉर्मल सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। बट जो कैंसर है उसमें क्या होता है, जो आपकी टिश्यूज़ और जो सेल्स होती हैं उनका एबनॉर्मल, अनकंट्रोल और इर्रिवर्सिबल, इंडिपेंडेंट और जो है अनकोऑर्डिनेटेडली जो है उनका सेल डिवीज़न होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो कैंसर है वो जनरेट होता है। ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है और इसमें 200 से ज़्यादा डिफरेंट डिजीज़ के ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ये आपकी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होने वाला जो है ये डिज़ीज़ होती है कैंसर, ठीक है। फर्स्टली मेडिकल टर्म में जो ट्यूमर है उसको न्यूप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो होती है। दैट मीन्स न्यूप्लाज्म का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो है ग्रोथ होती है और जो सेल्स का डिवीज़न है वो अनकंट्रोल होता है, तो उसको बोलते हैं सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो जो आपका ट्यूमर है दैट मीन्स कि अनकंट्रोल सेल डिवीज़न या सेल प्रोलिफरेशन ऑफ द टिश्यूज़ और सेल्स। The term neoplasm means new growth and the process of cell proliferation is called neoplasia. तो जो सेल्स का न्यू ग्रोथ है उसको बोलते हैं न्यूप्लाज्म और जो ये सेल प्रोलिफरेशन की प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं न्यूप्लेशिया। The branch of medicine which deal with the excessive study of neoplasm and its development, diagnosis and treatment is called oncology. तो जो सेल के डिवीज़न, ट्यूमर्स के स्टडी और जो आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जो ये सब है ये उस मेडिसिन की ब्रांच में आता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी के अंडर ऑन्कोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के डिवीज़न या फिर या कह सकते हैं जो न्यू ग्रोथ है, न्यू प्लाज्म है, उसके स्टडी करते हैं, उसके डेवलपमेंट को डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, ऑन्कोलॉजी जो ब्रांच है वो उसके अंदर हम इसे स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम हिप्पोक्रेट्स coined the Greek word carcinos, that is crab or crayfish, for malignant breast cancer because enlarged or swollen veins around them resembled the limb of crab. तो जो ये कैंसर जो वर्ड है ये सबसे पहले जो हिपोक्रेट है उन्होंने इसको देखा था कि जो है ऐसे रिजेंबल करता है जैसे कि जो क्रैब है उसकी लिम्स रिजेंबल करती हैं, क्योंकि जो वेन्स हैं वो स्वेलन हो जाती हैं और आसपास का जो एरिया है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। और ये उन्होंने देखा था ब्रेस्ट कैंसर में, मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर में उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी, तो इसलिए उन्होंने जो है इसको टर्म दिया कैंसर। The term cancer was translated from a Latin word carcino that is crab by Celsus. तो ये ट्रांसलेट हुआ था लैटिन वर्ड से कार्सिनो दैट इज सेल्स, किसके थ्रू हुआ था, सेल्सस के थ्रू हुआ था। गैलन यूज ऑनकोज टू डिस्क्राइब ऑल ट्यूमर्स द रूट ऑफ द मॉडर्न वर्ड ऑन्कोलॉजी। तो जो गैलन है उन्होंने
कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो वर्ड यूज़ किया था, यानी कि जो स्टडी हम कैंसर की ऑन्कोलॉजी के अंडर करते हैं, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया था सभी ट्यूमर्स के लिए, दैट इज़ ऑन्कोस, और मॉडर्न वर्ड में इसको ऑन्कोलॉजी में है वो डराइव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि सेल डिवीजन कैसे होता है। नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे होता है, आपका एक सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है, डिवाइड हुई, 2 सेल्स बन गए, ये नॉर्मल डिवीजन है। 2 से फिर उसके बाद में वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, सेल। लेकिन अगर हम कैंसर की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक सेल है, उसका सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है और ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो उसमें क्या है, 2 टाइप्स के जो हैं सेल्स जो हैं प्रोलिफरेशन होती है। फर्स्ट है बेनिन बिनाइन, जो जिसमें क्या है, जो सेल डेवलपमेंट है या सेल प्रोलिफरेशन है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, यानी कि वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्या करेगा, आसपास की सेल्स को अफेक्ट नहीं करता है, और वो सिर्फ क्या है, सेल का डेवलपमेंट होगा और वो एक जगह पे नोड्यूल टाइप जो है, एक बॉल टाइप जो है अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेलिग्नेंट जो है ट्यूमर की बात करें तो ये अपने आसपास की जो सेल्स हैं उसको अफेक्ट करता है, उनके साथ अटैच होता है और फिर आगे ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये जो है ये कैंसरस ट्यूमर होता है और ये क्या है, आसपास की सेल को अफेक्ट करके उनको भी कैंसरस जो है फॉर्म में ले आता है, ठीक है। मेटास्टेटिक जो है कैंसरस सेल होती हैं, ये क्या है, ट्यूमर से अलग होती हैं और अपना अलग से जो है सेकेंडरी ट्यूमर यानी कि कहीं किसी और ऑर्गन पे जाके अटैच हो जाती हैं और वहाँ जाकर ये अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती हैं। तो ये मेटास्टेटिक जो है सेल्स होती हैं, ठीक है, या ट्यूमर बोल सकते हैं इसे। तो इस टाइप से जो है कैंसर जो है ग्रो करता है। नेक्स्ट है 2 टाइप्स के ट्यूमर, एज जैसे मैंने बताया कि सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते हैं, इसमें 2 होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं आप आपके बॉडी पार्ट से और ये दोबारा नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपके अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये कैंसरस होते हैं और ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से होते हुए आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होते हैं। और ये क्या और ये जो पार्ट होता है, जो स्प्रेड होता है कैंसर पार्ट, इसको क्या है, मेटास्टेटिस बोलते हैं, जैसे कि इमेज में शो हुआ था, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट है बिनाइन, ये है, इसका स्लो ग्रोथ होती है, कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है और नॉन इन्वेसिव होता है, ठीक है, और इसमें कोई मेटास्टेसाइज नहीं बनते हैं और ये वेल डिफरेंशिएटेड हो जाता है और इसका जो सफिक्स है वो ओमा होता है, दैट मीन्स फिब्रोमा, यानी कि ये क्या है, जैसे कि फिब्रोमा से इसको जो है नाम से इसको नेमिंग की गई है इसकी, तो उसमें ओमा लगाया जाता है, जैसे फिब्रो है, फिब्रोमा, दैट इज़ बिनाइन। एंड मेलिग्नेंट की बात करें तो ये फास्ट ग्रो करते हैं, कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, और इन्वेसिव और इन्फिल्ट्रेट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूसरी जगह में जा सकते हैं, मेटास्टेटाइज होते हैं एंड पुअरली डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं क्योंकि इनका इतनी जल्दी ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते हैं। एंड जो इसका सफिक्स है वो कार्सिनोमा होता है, ठीक है, और या फिर सार्कोमा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ द इन्फेक्शन विद द कैंसर सेल्स। अभी हम बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर्स की। तो बिनाइन ट्यूमर्स में नंबर ऑफ जो हैं इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है पेपिलोमा, अ प्रोजेक्टिंग मास ऑन द स्किन। तो फर्स्ट क्या है, जो आपके स्किन के ऊपर वाट लाइक यानी कि नोड्यूल टाइप जो है प्रोजेक्टिंग मास अगर आपकी स्किन पे है, दैट इज़ पेपिलोमा। सेकेंड है एडिनोमा, अ ट्यूमर दैट ग्रो इन एंड अराउंड द ग्लैंड्स। अगर आपकी ग्लैंड्स जो हैं, आपकी बॉडी की ग्लैंड्स हैं, अगर उनके आसपास या उनके अंदर जो ट्यूमर है वो ग्रो कर रहा है, दैट इज़ एडिनोमा। लिपोमा मीन्स कि जो आपके फैटी टिश्यूज़ होते हैं उसमें अगर ट्यूमर ग्रो हो गया है, दैट इज़ लिपोमा। एंड ओस्टियोमा
जो आपकी बोन्स से ओरिजिनेट होके ट्यूमर में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज़ ऑस्टियोमा। ठीक है। मायोमा दैट इज़ मसल टिश्यूज जो आपकी होती हैं उसमें अगर ट्यूमर जो है वो राइज हुआ है। एंड एंजियोमा ट्यूमर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ब्लड और लिम्फ वेसल्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, वो ट्यूमर जो आपके जो आपके लिम्फ वेसल्स से बना है, दैट इज़ लिम्फ वेसल्स में आके अटैच हुआ है या ट्यूमर वहाँ पे बना है सेल प्रोलिफरेशन से, तो दैट इज़ एंजियोमा। एंड नेवियस स्मॉल स्किन ट्यूमर ऑन वन वेराइटी ऑफ टिश्यूज़, दैट इज़ मोल। जो मोल होते हैं दैट इज़ अ स्किन ट्यूमर टाइप ऑफ वैरायटी। सो दीज आर द बिनाइन ट्यूमर्स। नेक्स्ट है जो कैंसर का क्लासिफिकेशन है वो 5 कैटेगरीज में किया गया है। सो उसमें फर्स्ट है कार्सिनोमा। ये आपके अपर स्किन से होते हुए आपकी पेनिट्रेट करके लोअर लाइनिंग की तरफ जाता है, दैट इज़ कार्सिनोमा। और carcinoma characterized by cells that cover internal and external part of the body such as lung, breast and colon कैंसर। तो ये क्या है, आपका आउटर लाइनिंग से इनर लाइनिंग की तरफ स्प्रेड होता है, स्किन से स्टार्ट होता है। सो कार्सिनोमा। sarcomas are characterized by cells that are located in bone, cartilage, fat, connective tissues, muscle and other supportive tissues। तो जो सार्कोमा है वो आपके बोन्स, कार्टिलेजेस, जो फैट, कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसमें जो है ये कैंसर बनना स्टार्ट होता है। तो दैट इज़ उस एरिया को सार्कोमा जो है कैंसर के नाम से जो है करेक्टराइज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फोमास आर कैंसर्स दैट बिगिन इन द लिम्फ नोड्स एंड इम्यून सिस्टम टिश्यूज़। इसमें आपके आते हैं बीटा बी सेल्स, टी सेल्स। ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स हैं या फिर जो आपके इम्यून सिस्टम है उससे जो है उन सेल्स को जो है अफेक्ट करता है और वहाँ ये अपना कैंसर्स जो है जो स्टार्ट होता है। ठीक है। ल्यूकीमियस आर कैंसर्स दैट बिगिन इन द ब्लड बोन मैरो एंड ऑफन एक्यूमुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। आपका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो आपका बोन मैरो में होता है। तो जो आपके जो ब्लड कैंसर्स हैं दैट इज़ ल्यूकीमियास। एंड नेक्स्ट है adenomas are cancers that arise in the thyroid, the pituitary gland, adrenal gland and other glandular tissues। तो जो ये एडिनोमास हैं ये आपके ग्लैंड रिलेटेड हैं। जो आपके ग्लैंड में जो कैंसर डेवलपमेंट है दैट इज़ एडिनोमास। तो ये कैंसर क्लासिफिकेशन है जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग करेक्टराइज किया गया है। नेक्स्ट है कि कैंसर के कॉज क्या होते हैं, कैंसर किन किन जो एजेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कैंसर राइज करने में या कैंसर जो है वो प्रोड्यूस करने में। जो आपके सेल्स जो हैं वो क्यों प्रोलिफरेट करके कैंसर में डेवलप हो रहे हैं, दैट तो लेट डिस्कस द एजेंट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। जो कैंसर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। और इसमें फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो हैं एजेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर को कॉज करने के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं जो आपके फ़िज़िकल एजेंट्स हैं। ठीक है। फ़िज़िकल एजेंट में जो हैं फर्स्ट आते हैं यूवी रेज़ या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स-रे, गामा, अल्फ़ा, बीटा रेज़। ठीक है। ये सब क्या है कैंसर कॉज करने वाले फर्स्ट एजेंट्स हैं फिजिकल। यूवी रेज जो आपकी सन से जो है कुछ जो है स्किन कैंसर्स होते हैं वो यूवी रेज के एक्सपोजर की वजह से होते हैं या फिर एक्सपोजर होता है जहाँ पे ये रेडिएशंस जो है होते हैं, जैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है तो वहाँ पर अगर जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनको, तो ये फिज़िकल एजेंट्स हैं जो हैं कैंसर्स जो कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस रेडिएशन हैव म्यूटाजेनिक इफेक्ट। इनका म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है, दैट इज़ ये कॉज करते हैं। इसमें जो एग्जांपल हैं वो है ल्यूकीमिया, स्किन, लंग, ब्रेस्ट, ओस्टियोसार्कोमा और थायराइड कैंसर। तो ये जो रेडिएशंस हैं इसकी वजह से जो है
लंग, स्किन, ब्रेस्ट और बोन का, थायराइड ग्लैंड का, ये सब क्या है कैंसर्स कॉज होते हैं। सेकंड है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ हैं बैक्टीरियल एजेंट्स जैसे कि पेप्टिक अल्सर और chronic gastritis. If these are left untreated for a long time leads to gastric cancer। जैसे आपके बैक्टीरियल एजेंट्स जैसे कि आपके बॉडी में जो, अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें तो जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या होता है, वो एच पाइलोरी जो आपका बैक्टीरिया है उसकी वजह से हो सकता है। आपने एसिड फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ होने की वजह से अल्सर्स होते हैं। और गैस्ट्राइटिस ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो अफेक्ट होता है। अगर वो प्रॉपर ट्रीट ना हो तो वो गैस्ट्रिक कैंसर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज़ बैक्टीरियल एजेंट। ठीक है। फंगल जो एजेंट्स हैं जैसे कि फंगस एस्परजिलस फ्लेवस रिलीजेस एफ्लाटॉक्सिन इन स्टोर्ड फूड and grains. If this contaminated food is consumed, especially by hepatitis B virus infected patient, it lead to hepatocellular carcinoma। तो फंगल इन्फेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर्स के लिए। ठीक है। जो आपका फंगल जो होती है फंगस एस्परजिलस फ्लेवस, वो एक फ्लैटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ करती है जो आपके फूड और ग्रेन्स स्टोर्ड होते हैं उसमें अगर फंगस लग जाए, अगर हम उसको बिना ट्रीटमेंट के हम उसे अगर कंज्यूम करते हैं तो भी क्या है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो हो सकता है। वायरल एजेंट्स में आपका सर्विकल कैंसर आता है, बर्किट्स लिम्फोमा, हेयरी सेल ल्यूकीमिया एंड हिपेटिक सार्कोमा जो है वो आपके वायरल एजेंट्स की वजह से जो है कैंसर अराइज होता है। केमिकल एजेंट्स में आते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट, एसाइलेटिंग एजेंट, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एनिलीन, आर्सेनिक, एंथ्रासीन, डाईमिथाइल सल्फेट, डाईपॉक्सीब्यूटेन, एसिटाइलमिडाजोल, डाईमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड, कार्सिनोजेंस लाइक निकोटीन, asbestos, coal tar, benzene, aniline dyes. So these are responsible for these chemical agents are responsible for cause of कैंसर। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इनहेरिटेड हो सकता है अगर किसी को पहले जो है आपने जो अगर किसी ग्रैंड पेरेंट को हुआ है तो उसको वो जेनेटिकली वो आगे उनकी जो जनरेशन्स हैं उनमें भी क्या है कैंसर्स हो सकता है। तो जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा है और ब्लास्टिनोमा है, तो दैट इज़ द जेनेटिक फैक्टर्स जो है कन्वे होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये भी हो सकता है। डाइट एंड हैबिट्स जो आजकल जो लोग हैं वो फैट रिच डाइट्स वगैरह और लो फाइबर जो कंटेंट होते हैं वो लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से जो है जो है कैंसर हो सकता है। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ जो टबैको और जो बेटल नट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उनसे भी क्या है कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हार्मोन्स एंड ड्रग्स, टेकिंग एक्सेसिव एस्ट्रोजन्स during the times of pregnancy, vaginal endometrium cancer is prevalent in the girls born to the mothers। तो अगर आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो वो भी एक कॉज हो सकता है कैंसर का। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें जियोग्राफिकल और रेडिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल कल्चरल फैक्टर हैं एंड एजेंट्स एक्शन जो हैं फैक्टर्स हैं जो क्या है क्लाइमेट, सॉइल, हैबिट, डाइट और कस्टमर जो आपके कस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कैंसर की जो वैरायटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है वो अमेरिकन वुमेंस में ज़्यादा होता है, जबकि जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है वो जैपनीज़ जो हैं उनमें ज़्यादातर जो है देखा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसमें आपका आता है इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट, स्मोक, रेडियो एक्टिव मेटल्स के एक्सपोजर की वजह से जो है स्किन या जो आपके ग्लैंड कैंसर्स हैं वो अराइज होते हैं। नेक्स्ट है सेक्स एंड एज एंड सेक्स, हाई रिस्क ऑफ कैंसर इंसिडेंट एट एन ओल्डर एज ड्यू टू रिडक्शन इन इम्यूनिटी।
It is usually seen in fifth decade of life. Men are more prone to lung cancer while women are susceptible to breast cancer. तो जो इसमें एज का जो है उसमें अगर जो हायर एज के यानी कि ओल्डर एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी रिडक्शन की वजह से जो है कैंसर का इंसिडेंट ज़्यादा रिस्की होता है। और जो मेंस होते हैं वो लंग्स कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, जबकि जो वीमेंस हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉज ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या होते हैं अगर कैंसर है। अगर कैंसर जो है उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, जो कैंसर पेशेंट होता है उनका जो है जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी होने लग जाता है। भूख कम लगती है, ठीक है। और रात के टाइम पे जो है एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। सिवियर टाइप के पेन, अगर लंग ग्लैंड पेन है तो जिस एरिया में जो है कैंसर हुआ है तो उस एरिया में जो है पेन्स वगैरह होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जो न्यूरल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और जो चेंजेस इन अपीयरेंस, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें या फिर जहाँ पर कैंसर जो है उसकी ग्रोथ हो रही है वहाँ की अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं। ब्लड इन वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग है उसमें ब्लड आने लग जाता है। क्रोनिक कफ, लंग कैंसर के केस में जो है वो कफ जो है वो लंबे टाइम तक रहती है। बॉल चेंजेस, कॉलोन, जो कॉलन कैंसर है उस कंडीशन में जो है आपके बॉल्स हैं वो चेंजेस होते हैं। फीवर आता है अगर आपको ल्यूकीमिया, लिम्फोमा कैंसर है तो दीज आर द मेन सिम्टम्स जो कि कैंसर जो पेशेंट हैं उनमें देखे गए हैं। नेक्स्ट है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं जो आपके कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, इनको साइटोटॉक्सिक एजेंट्स भी बोलते हैं। कैंसर बहुत ही डिफ़िकल्ट जो डिज़ीज़ है ट्रीट के लिए, क्योंकि इसमें क्या है इसको डायग्नोज करने के में बहुत जो है अर्ली इसके सिम्टम्स नहीं होने की वजह से जो इसका डायग्नोसिस है वो लेट होता है, जिसकी वजह से क्या है वो उनकी स्टेज बढ़ जाती है और जो है इसको कैंसर को ट्रीट करना बहुत ही टफ हो जाता है। एंटी कैंसर ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज व्हेन सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी इज़ नॉट पॉसिबल एंड हैज़ प्रूव्ड इनइफेक्टिव। पहले क्या है जो आपका अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसको रेडिएशन और जो कीमोथेरेपी है उसके उसी से उनको क्या है क्योर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी से नहीं इफ़ेक्टिव होता है तो जो है एंटी कैंसर ड्रग का जो कॉम्बो है वो दिया जाता है, उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज एडजेंसेंट टू सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी, या फिर इन्हें जो है थेरेपी के साथ सर्जरी के साथ भी जो है दिया जाता है। ये ल्यूकीमा की इनिशियल स्टेज में यूज़ किए जाते हैं। अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए कैंसर का तो ल्यूकीमिया में ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं ये यूज़ की जाती है। कीमोथेरेपी यूजुअली इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैविंग डिफरेंट टारगेट्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो आपके कीमोथेरेपीज़ हैं इसमें अलग अलग टाइप्स के ड्रग के कॉम्बिनेशन हैं जो अलग अलग टारगेट पे जाके अपना वर्क करते हैं और अपना मैकेनिज्म जो है वो शो करते हैं। ट्रेडिशनल एंटी कैंसर ड्रग्स आर जनरली साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक टू द सेल, एंड द मोर मॉडर्न ड्रग्स आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन। जो आपकी ट्रेडिशनल एंटी कैंसर ड्रग्स थी वो साइटोटॉक्सिक होती हैं क्योंकि वो क्या है सेल्स को जो है किल करने का काम करती हैं, तो दैट्स वो जो है साइटोटॉक्सिक होती हैं। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न ड्रग डेवलपमेंट हुआ है उसमें है जो ड्रग्स आ रही हैं वो सिलेक्टिवली उन्हीं सेल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ही किल करने का काम करती हैं। तो मॉडर्न जो ड्रग्स आई हैं वो सिलेक्टिव हैं अपने एक्शन के लिए, ठीक है। अब हम बात करें एंटी न्यूप्लास्टिक जो एजेंट है उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट जो है साइटोटॉक्सिक ड्रग में फर्स्ट कैटेगरी आती है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में 4 सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है मस्टर्ड ड्रग्स, इसमें है मैक्लोरोथामीन, क्लोराम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फोमाइड और मेल्फेलन। तो सेकंड जो कैटेगरी है वो एजिरिडीन है, इसमें जो ड्रग है वो है थायोटेपा
एंड थर्ड कैटेगरी है एल्काइल सल्फोन्स, जिसमें जो ड्रग है वो है ब्यूसल्फान। एंड फोर्थ कैटेगरी है नाइट्रोसो यूरियाज, इसमें जो ड्रग्स हैं वो है लोमस्टीन, कार्मस्टीन एंड प्रोकार्बाजीन। ठीक है, तो ये है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। बी है एंटी मेटाबोलाइट्स, इसमें तीन कैटेगरी हैं। फर्स्ट है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, सेकेंड है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंड थर्ड है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। जो फर्स्ट है उसमें जो ड्रग है वो है मरकैप्टोप्यूरिन एंड थायोग्वानिन। एंड सेकंड जो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है उसमें जो ड्रग है वो है मीथोट्रेक्सेट। एंड थर्ड पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में जो ड्रग है वो एक्टिव है एंटी कैंसरस विच इज़ 5-fluorouracil। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आते हैं आपके प्लांट प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है विनका एल्केलॉइड्स, इसमें जो ड्रग हैं वो है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। सेकेंड है टैक्सीन्स, इसमें आपकी जो ड्रग हैं वो आती हैं पेक्लीटेक्सिल एंड डोसीटेक्सिल। ठीक है, थर्ड है एंजाइम्स, इसमें जो एंजाइम है जो एंटी कैंसर एज एंटी कैंसर यूज़ किया जाता है वो है एस्पार्जिनेज। हार्मोन्स में है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, प्रेडनिसन है और मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है जो एज अ एंटी कैंसर यूज़ किए जाते हैं। फिर फोर्थ कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की विच आर ऑल्सो इंक्लूड इन द नेचुरल कंपाउंड्स। इसमें हैं डी एक्टिनोमाइसिन, ड्वेनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन और मीटोमाइसिन। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके मेनली कैंसर में यूज़ होती हैं। ठीक है, रेडियो आइसोटॉप्स में रेडिएशन के थ्रू है जो कंपाउंड्स यूज़ होते हैं उसमें है रेडियो आयोडीन एंड रेडियो फॉस्फोरस। जो रेडियो आयोडीन है ये I-131 और जो आपका रेडियो फॉस्फोरस है वो P32 यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अदर साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं उसमें हाइड्रोक्सी यूरिया सिस्प्लेटिन जो है जो ड्रग कंपाउंड है वो यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बाकी का जो पार्ट है क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स का वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।